Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर इसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का एनालिसिस कंटिन्यू था विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सीरीज कंटिन्यू थी एंड टुडे इज 12th of December 2023। ये रहा जी आपका जो ओपिनियन का मेन पेज है और इसके एडिटोरियल्स में 1, 2 एंड 3 ये 3 एडिटोरियल्स होंगे। देन ये 4 जो है ये ओपिनियंस होंगे। टुडे जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम ये सिर्फ 3 जो एडिटोरियल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। बाकी ये आपके ओपिनियंस रह गए, इनको जो है हम एनालाइज करेंगे और इसमें से जो वेरी यू कैन से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पेपर पर्सपेक्टिव में उसको अलग से डिस्कस करके लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया जाएगा। और ये कुछ इस वजह से था क्योंकि आई वाज आउट ऑफ सिटी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो वापसी पर फिर इतना ही टाइम मिला जिसमें मैं सिर्फ इसी को तैयार कर सका। तो डेट्स वाई फिर मैंने मुनासिब समझा कि आज का लेक्चर मिस ना किया जाए बल्कि आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए। और जो रिमेनिंग आपके ये वाले ओपिनियंस हैं जिनको हम इसके साथ ही डिस्कस करते थे उनमें से हम देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उनको रीड आउट करने के बाद वो आपके साथ जो है उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। सो डोंट बी वरी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी विल डू इट। सो जी आगे चलते हैं जी। आगे जो है पीडीएफ लिंक जो है न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 3 हम एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे इनकी हम जो है टाइमलाइन भी नीचे बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम ये आप लोगों ने काम करना है, शेयर करना है एंड आल्सो आप लोगों ने कमेंट्स जरूर करने हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड हल्की सी बात इसके बारे में होंगे, यस्टरडे वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें ये बात हुई थी कि अगर हम आपको 2 फैसिलिटीज़ दें, डेली आपको ये लेक्चर दें जिसके अंदर आपको 3 ओपिनियंस और 4 ओपिनियंस और 3 एडिटोरियल्स होंगे और वीकली आपका क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाएगा जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस जो भी हैं किसी सीएसएस के रिलेटेड या पीएमएस के रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो उसके लिए पेड का कहा गया था कि पेड लेक्चर्स होंगे एंड मंथली फी क्या होनी चाहिए वो आप लोगों से पूछी गई। एंड फाइनली जो रहा ऑब्जर्वेशन रही सी जो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मेजोरिटी ने यही जो है ना वो 1000 तक कहा कि दैट इज रीजनेबल। कि तकरीबन अगर आप न्यूज़पेपर भी परचेज करते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन आपको आजकल क्योंकि 35 रुपीज़ का हो गया तो 1100 के करीब आपको पड़ जाती है मंथली फी। तो जी 1000 के करीब जो है वो ज्यादातर ने कहा डेट इज अफोर्डेबल। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। बात यह है कि कोई भी इंसान जो होता है ना अगर आपने उसको एनालाइज करना है ना तो उसकी 3 चीजों को देखा जाता है कि वो अपना टाइम कहाँ पर खर्च कर रहा है, कहाँ किन चीजों पर अपना टाइम लगा रहा है, किन चीज़ों पर अपनी एनर्जी जो है सर्व कर रहा है एंड फाइनली जो उसके पास वेल्थ है, पैसा है, जितना भी है तो वो कहाँ पर उसको खर्च कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें डिफाइन करती हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़, उसके एम्स को। तो बेसिकली जो मकसद था वो यही था देखा जाए कि आप में से जो है कितने लोग जो हैं वो विलिंग हैं टू इन्वेस्ट। ठीक है, जो भी आपके पास है, ज़ाहिर है आप तो टाइम तो दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, तो क्या आप विलिंग हैं कि आप लोग अपना पैसा भी खर्च करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जो है लेक्चर के थ्रू लास्ट टाइम जो था कमेंट्स के थ्रू ये चीज़ बिल्कुल वाज़ह होगी कि मेजोरिटी ऑफ देम जो है आप में से जो मेजोरिटी है वो अपने पैसे भी खर्च करना चाहती है। इट्स मीन के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो वाकई ही इस काबिल हैं। हमें तो पता था लेकिन हम आपसे पूछना चाहते थे कि आप लोगों में क्या कुछ सेंस है। तो आप इससे आइडिया हुआ कि वाकई ही जो है आप लोग कंसिडर करते हैं कि ये लेक्चर इस काबिल हैं कि वी कैन सेल एंड यू कैन परचेज। बट वी विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस एंड इंशाल्लाह हम जो भी आपको चीज़ें देंगे वी विल फ्री आपको वो दिए जाएंगी और उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये आपको जो ज़िंदगी में सिखाई जाएंगी कि हमेशा एक चीज़ का जो प्रोजेक्ट होता है जब आप उसको करते हैं सर्वे को तो आपको नज़र कुछ और आ रहा होता है लेकिन उसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ें और आ रही होती हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में ज़रा सोच समझ कर चीज़ों का फैसला किया करें
देखा करें। जैसे अगर आपको तो सबको यही नज़र आ रहा होगा कि वन तो जो है बिज़नेस किया जा रहा है जी अब। तो यूट्यूब पे अगर किसी ने बिजनेस करना है तो वो हमें बेहतर पता है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है एजुकेशन के ऊपर आप पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे तो फ्लॉप ही जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ, कोई डांस वगैरह हो, कोई ये फजूलियात हों, तो वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको प्रमोशन बहुत मिलती है, व्यूज भी मिलते हैं अल्टीमेटली। बट इन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करता, ना मैं डीपली जाता हूँ। तो जस्ट यही है कि थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने बड़े सॉफ्ट वर्ड के अंदर, बड़े प्यारे वर्ड्स के अंदर जो है कमेंट्स दिए, और वाकई उन्होंने जो है पेन ग्रेविटी टीम को ये अश्योर करवाया कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वाकई ही उसकी वैल्यू है। सो दैट्स इनफ फॉर अस एंड थैंक यू वेरी मच। सो कंटिन्यू करते हैं जी आज का लेक्चर। एंड टुडे क्या है जी, करंट ग्लोबल इश्यूज के अंदर ये तो लिस्ट थी, ये पुरानी की पुरानी है, एक नई चीज आ गई है आज, और वो है आर्टिकल 370 एंड 35 ए कश्मीर इशू के पर्सपेक्टिव में। तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो आपके ओपिनियंस आने वाले हैं ना, अब वो डिबेट इसके ऊपर करेंगे, और आप लोग देखिएगा कि वो किस किस एंगल से डिबेट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो भी इसके ऊपर है, उसके अंदर आपको हल्का सा रिव्यू दे दिया जाएगा कि क्या है ये आर्टिकल 370, और फ्यूचर में जो अब जैसे जैसे उसके ऊपर ओपिनियंस आते जाएंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे, तो हमारे पास एक अच्छा खासा नॉलेज जो है कश्मीर इशू के ऊपर, जो आपका करंट अफेयर का मेन टॉपिक भी है, तो ये लेटेस्ट उसके ऊपर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपको पता चलती जाएंगी, क्योंकि वो आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा कि कश्मीर इशू क्या है। एग्जामिनर जो है आपको एक बिंग अ कंपेरेटिव स्टूडेंट्स वो समझता है कि यू नो कि कश्मीर इशू की हिस्ट्री क्या है। वो आगे जो लेटेस्ट चीजें होती हैं उनके बारे में बात करता है कि आजकल जो हो रहा है, इस करंट अफेयर का नाम ही उसका अब उससे वाजिया है, करंट अफेयर, कि करंटली इन इश्यूज के ऊपर क्या चल रहा है। तो वो बैकग्राउंड वो समझता है कि आपको सारी आती है, तो करंट चीजों को पकड़ता है। तो करंटली ये है जी, 4 साल पहले 2019 में ये आया था, 4 साल पहले अब इसके ऊपर क्या आया है, और उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे, और पेपर में भी हो सकता है वो आपसे पूछें। ये जी आपके जो ग्लोबल इश्यूज हैं, सॉरी नेशनल इश्यूज हैं, ये वो वाले हैं। रिसेंट जो पीछे थे ये ग्लोबल इश्यूज में ज़ाहिर है आ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, इंडिया के साथ आपकी बात हो जाती है, आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। तो ये रहे आपके जो करंट नेशनल इश्यूज हैं, और अभी दोबारा से 18th अमेंडमेंट और एनएफसी वार्ड के ऊपर दोबारा से बहस शुरू हो गई है, तो ये अभी भी कंटिन्यू है जी, ठीक है जी। सो जी फर्स्ट आपका जो एडिटोरियल है उसको देखते हैं, अ ग्रेव इनजस्टिस कश्मीर इशू के ऊपर है जी, आर्टिकल 370 एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ये मेन इसके आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसका जो क्रक्स है ना जनाब, क्रक्स ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 370 जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, अब्रोगेट कर दिया गया, तो उससे क्या होगा, इंडिया चेंज करेगा किसमें, कश्मीर के अंदर कुछ चेंजेस करने के काबिल हो जाएगा, उसकी जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं और वो भी, और उससे क्या होगा कि कश्मीरी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मिनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे कश्मीर के अंदर। इसका क्रक्स ये है सारे के सारे आर्टिकल का, सारी की सारी बातों का, कि कश्मीरी जो कश्मीर में रहते हैं उनको 370 आर्टिकल प्रोटेक्ट करता था, कि ठीक है ना, प्रोटेक्शन देता था। लेकिन जब से ही 370 आर्टिकल को हटा दिया जाएगा, और साथ में 35A आर्टिकल को भी, इन दोनों को हटा दिया जाएगा, तो इसको हटाने का मेन मकसद जो है वो ये है कि जो कश्मीरी वहाँ पर मेजोरिटी में है, वहाँ पर उनको मिनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। कैसे, कि वहाँ पर जो इंडिया से दूसरे लोगों को लाकर वहाँ पर बसाया जाए, और इंडिया जो कश्मीर जहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी है वहाँ पर इनकी मिनॉरिटी हो जाए, और इसको क्या कर लिया जाए, इंडिया के अंदर जो है इसको जब्त कर लिया जाए। दैट इज मेन क्रक्स ऑफ दिस होल डिस्कशन। तो जी आगे चलते हैं जी, ये मैप आपके सामने आ चुका है, ये है जी मैप। अब जब इंडिया वाले बात करते हैं ना कश्मीर की, तो वो ये बात करते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला सारे का सारा, ये है बेसिकली इंडिया, कश्मीर सॉरी, जो कि पार्टीशन से 1947 से पहले पहले का इंडिया कश्मीर है, ये पूरा कश्मीर है, ठीक है। अब जैसे ही जो होती है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपको सामने नजर आ रही है डॉट्स के अंदर, तो अब ये वाला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, और अब इसका नाम है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, IIO के इसको कहते हैं, जो पाकिस्तान ने रखा है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर इसको कहा जाता है।
और ये वाला चाइना के पास हिस्सा है, अक्साई चीन जो है चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। ये जो है ग्लेशियर है सियाचिन का, और ये भी जो है पाकिस्तान ने जो है चाइना को दिया हुआ ये वाला हिस्सा। और ये आपका गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है, और ये वाला एलओसी है, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर क्या है जी, अब बात ये है कि इस एरिए को, ये वाला जो एरिया है जो कि कश्मीर इंडिया के पास है, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, अब ये प्रोटेक्टेड था बाय आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। तो अब क्या है, इसको खत्म कर दिया, अब इसकी प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। तो पहले हम डिस्कस करने से पहले एडिटोरियल को हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या, और उसके बाद आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 370 के मीनिंग्स क्या हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 370 ये कहता है, यानी कि ये 1949 में बना था अक्टूबर में, ठीक है ना। और इससे क्या है, कश्मीरियों को ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो अपने जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसकी उनको ऑटोनॉमी है, वो खुद से कर लें। उनको क्या क्या लो किया जाता है, अपने लॉज खुद से बना लें, ठीक है ना। अपने सारे मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं ना, उनके सब के वो लॉज कौन बनाएंगे, कश्मीरी खुद बनाएंगे। उनकी अपनी जो है एक पार्लियामेंट होगी, इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो काम वहां पर नहीं करेगी। तो अपने सारे लॉज वो खुद बनाएंगे, लेकिन दो तीन चीजों को छोड़ के, फाइनेंस को, डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स को और कम्युनिकेशन को। ये जो चार चीजें हैं ये रहेंगी इंडियन गवर्नमेंट के पास। बाकी जो उनके मामलात है ना, उनके जितने भी लॉज बनेंगे वो अपने लॉज क्या बनाएंगे, खुद बनाएंगे। ये है 37 जो आर्टिकल है। अब इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है उनके जितने भी कश्मीरियों को आज़ादी थी अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करने की, अपनी इंटरनल लॉज बनाने की, वो अब पावर किसके पास चली गई, वो पावर अब चली जाएगी इंडिया के पास, जिस तरह ये बाकी चीजों की, जो बाकी एरियाज के अंदर पावर थी उनके पास, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, और साथ में है 35A आर्टिकल, ये दोनों को साथ ही में किया गया है, ठीक है ना। अब 35A आर्टिकल ये कहता है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ठीक है ना, वो इम्पावर करता है जम्मू एंड कश्मीर को, स्टेट को, उसकी लेजिस्लेटर को, कि वो डिफाइन करें परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है ना, ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू देम। अब यही सारी बात है असल में परमानेंट रेजिडेंस, कि परमानेंट रेजिडेंस कौन डिफाइन करेगा, जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटर है, जो लॉ बनाने वाली उनकी होगी पार्लियामेंट जो भी, वो डिफाइन करेगी कि कश्मीर के अंदर जो बंदा रहता है कौन वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो उससे क्या होता है कि पूरे इंडिया में से अगर कोई बंदा आता है कश्मीर के अंदर, वो जितना मर्जी उसके पास पैसा है, वो कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, लैंड नहीं परचेज कर सकता, वहां का उसको जो है रेजिडेंशियल जो रेजिडेंस नहीं मिल सकती, नेशनैलिटी उसकी नहीं मिल सकती, वोट का हक नहीं उसको वहां पर मिल सकता। तो ये चीजें जो सारी थी किसके कंट्रोल में आ गई थी, ये जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटर है 35 आर्टिकल के तहत। अब क्या हुआ है, अब जो क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बातें बहुत सारी हैं, क्रक्स ये है कि ये वाला भी खत्म कर दिया, ये वाला भी खत्म कर दिया। अब पूरी इंडिया से कोई भी बंदा उठेगा और वो आकर कश्मीर में क्या करेगा, वहां की जमीन जो है, वो लैंड जो है उसको परचेज कर लेगा, ठीक है। वहां पर आकर वो रह भी सकता है, उसको वहां का, वहां की जो है रेजिडेंसी भी मिल सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब जैसे क्या उसका नाम है, बिजनेसमैन जो है मुकेश कुबानी, इस तरह का उसका नाम है इंडिया का, तो वो अगर आता है तो वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। तो अब इंडिया की जो बीजेपी है वो क्या करेगी, जो उनके बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनको कश्मीर की जो ज़मीनें हैं उनको खरीद कर देगी, बेशक ज़बरदस्ती लेकर दें। तो वहाँ पर क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटीज़ बना सकते हैं। तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फिर जो गैर मुस्लिम्स हैं उनकी जो है तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी, और कश्मीरी जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली कल को फिर वहां पर जो इलेक्शंस होंगे उनमें मेजोरिटी वाले कौन होंगे, गैर मुस्लिम्स होंगे, हिंदू होंगे। तो यहाँ पर भी फिर बीजेपी जैसी जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर में रहेंगी। तो ये एक उन्होंने एक लेजिस्लेटिव तरीके से जिस जिस चीज ने प्रोटेक्ट किया हुआ था कश्मीरियों को, उनकी वो उसको उन्होंने उसको क्या कर लिया, रिबैक कर लिया। अच्छा जी, अब है क्या अंडर, अब मैंने आर्टिकल मेन आपको बता दिया, अब ये थोड़ा उन्होंने शो शाह में लिखा हुआ वो भी बता देता हूँ। तो ये क्या है, गारंटी करता है स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर आर्टिकल 370, ठीक है ना। अलो करता है कि स्टेट जो है वो असम्बली बनाए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना, अपनी वो असम्बली बनाए आज़ाद कश्मीर वाले।
तो इसके अलावा स्टेट रेजिडेंस और सिटीजनशिप के लॉज इनके अलहदा हैं, मैंने आपको बता दिया था पिछले में। ओनरशिप प्रॉपर्टी वगैरह फंडामेंटल राइट्स के अलहदा हैं। और दूसरी स्टेट से जो है ना, अदर स्टेट कैन नॉट परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन द स्टेट, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज नहीं कर सकती, यही 370 आर्टिकल कह रहा है। और इसके अलावा जो सेंटर है वो कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी वो यहाँ पर नहीं लगा सकता। तो ये कुछ चीजें थी जो अब देखें उन्होंने मैप में, ये हालांकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये तो पाकिस्तान के पास है, ठीक है ना, लेकिन इसको भी उन्होंने देखें इस कश्मीर के मैप के अंदर ही उन्होंने शो करवाया हुआ है सारे के सारे को, ठीक है। अब ये सारी क्या है, ये चीजें कहाँ पर है, ये आर्टिकल 370 जो है ना, वो ये चीजें जो है वो प्रोटेक्शन देता है किसको, कश्मीर को। अब यही प्रोटेक्शन उन्होंने क्या कर ली है, उससे वापस ले ली है। अब जी, ये अब कंपैरिजन करके आपको आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि पहले क्या था और अब क्या था। पहले क्या थी, स्पेशल पावर्स थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास थी, अब कोई स्पेशल पावर्स नहीं दिखी उनके पास, क्योंकि अब उनकी पार्लियामेंट ही खत्म हो जानी है। अब सीधी की सीधी वो आपकी जो है, जो इंडिया की लोकसभा है या इस तरह से उसके अंदर आ जाएंगे। डुअल सिटीजन थी इन लोगों के पास, लेकिन अब क्या होगी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप रह जाएगी। वहां पर एक उनका अलहदा फ्लैग था इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन अब जो है वहां पर इंडिया का फ्लैग ही चलेगा। और यहाँ पर क्या थी, स्टेट जो थी वो इंचार्ज थी पुलिसिस बनाने की, लेकिन अब जो है सेंटर जो है वो सुपरवाइज करेगा पुलिसिस को। यानी कि पहले जम्मू एंड कश्मीर वाले खुद पुलिसिस बनाते थे, लेकिन अब कौन बनाएगा, इंडिया का जो सेंटर फेडरल गवर्नमेंट का सेंटर है वो। इस तरीका आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन अब एप्लीकेबल होगी यहाँ पर। और इसके अलावा नॉन रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, और ये आप क्या है, माइनॉरिटी विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। पहले ये था कि 60% से ज्यादा जो उनको राइट्स नहीं थे, सिख वगैरह को या हिंदूज वगैरह को, जो पार्लियामेंट में आ सके, लेकिन अब जो है वो चीज उन्होंने खत्म कर दी है। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी एंड जम्मू एंड कश्मीर। जो पहले जो इंडियन थे वो यहाँ पर ना तो लैंड ले सकते थे, ना प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, जमीन भी नहीं खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब जो है वो ये दोनों काम कर सकेंगे, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले एप्लीकेबल नहीं था, अब एप्लीकेबल होगा। ड्यूरेशन पहले इनकी 6 साल का था इनकी असम्बली का, लेकिन अब इनका 5 साल ही रहेगा जितनी इंडिया की दूसरी असम्बलीज का है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये वाली और एक ये माइनॉरिटी विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। ये मेन दो चीजें हैं जो कि वहां की जो है सारी की सारी तब्दीलियां कर देगी, बाकी चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये सारी की सारी तब्दीलियां कर देगी। वहां पर अब क्या होगा कि लोग आएंगे बाकी इंडिया के इलाकों से, जिस तरह मैंने पहले बताया, जमीनें खरीदेंगे, प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। इसके अलावा वो क्या करेंगे, लेजिस्लेशन के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, और की असम्बली के अंदर जाएंगे। उनकी सीटें जो थी पहले रिजर्व थी 16% पर अब नहीं होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो कश्मीरी जो थे, जो पहले मेजोरिटी के अंदर थे, दैट विल कन्वर्ट इनटू माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज द होल गेम। तो इस तरह से क्या करेगा वो, जो इंडिया है वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा इस आजाद जम्मू एंड कश्मीर को। अब आपको सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, तो अब मैं हल्का सा इसको टच दे देता हूँ जो उसने बातें लिखी हैं, कि उसने किस अंदाज में भी लिखी हैं। तो वो क्या कहता है, वो जनाब अली एडिटोरियल लिखने वाला कहता है कि अब हुआ क्या है असल में। सारी गेम तो मैंने आपको समझा दी। अब ये ना, तो जो है 4 साल पहले की बात है, 2019 में, जब ये आर्टिकल 370 जो है उसको क्या किया था, अब्रोगेट किया गया था, खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में काम चला गया, पिटीशन चली गई। अब इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उसने भी इस फैसले को वैलिड करार दे दिया कि बिल्कुल सही फैसला हुआ, इसको अब्रोगेट कर देना चाहिए आर्टिकल 370 को। और कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है कि ये एक उस वक्त जब ये बनाया गया था, तो ये एक इंटरम अरेंजमेंट थी, अब यानी कि वक्ती तौर पर अरेंजमेंट थी, ठीक है ना, टेम्पोररी अरेंजमेंट थी। लेकिन अब जो है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जो है होना चाहिए, यानी कि इनको अपने दूसरे इंडिया के साथ हमको शामिल कर लेना चाहिए। तो ये कहा है कोर्ट ने, और कहा है कि ये फैसला बिल्कुल सही कहा है। यानी कि जो एक आखिरी उम्मीद थी ना कश्मीरी लोगों की, वो भी जाती रही। तो एक जस्टिस ने ये भी कहा जी वहां पर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बना दो, ताकि वो देखा जाए कि जो उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है जो जम्मू एंड कश्मीर वाले हैं। तो एडिटोरियल में कहता है कि हालांकि ये जस्टिस साहब अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहां पर जो जुल्म करने वाले हैं वो अपने ही इनके क्या हैं, फौजी हैं।
बीजेपी का जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो अब स्ट्रेंथन होती जा रही है, ज़ाहिर है इससे वो स्ट्रेंथन होगी। और आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इससे भी उनको काफ़ी वोट मिलेंगे, ठीक है ना? ये सारे काम इसीलिए हो रहे हैं। और इसके अलावा ये कहता है जो पूरी दुनिया है वो रिकॉग्नाइज करती है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है ना? ये उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन कहता है अभी भी कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं, जो अभी कुछ मिनिस्टर ने अभी थोड़े दिन पहले जो है स्टेटमेंट्स दी, जिसमें उन्होंने कहा नेहरूवियन ब्लंडर, कि नेहरू ने ब्लंडर किया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने 1947 की जो जंग थी, ठीक है, 1947 1948 में जो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, उसमें सीज फायर करवा के, ठीक है ना, एक्सेप्ट करके सीज फायर को, और इस मसले को यूएनओ के पास वो ले गया था, तो उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। अगर वो ये मिस्टेक ना करता तो आज जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है वो भी इंडिया का हिस्सा होता। तो उन्होंने इस आज के जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो इसको नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के जो ये जो है ना इस काम को वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। और अभी तो कुछ और भी उसके मिनिस्टर्स हैं जो ये नारे लगाते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को भी वापस ले लेंगे। किस तरह से जी? ये अब आपके सामने है, अगर मैं दिखाऊं तो ये सारे का सारा जो इलाका है, ये वाला गिलगित बल्तिस्तान, ये वाला इलाका जो है ये है हमारा पाकिस्तानी कश्मीर यहाँ तक, ठीक है ना? तो ये सारे का सारा इलाका बेसिकली वो समझते हैं कि ये कश्मीर का जो पुराना कश्मीर है, तो ये हम वापस ले लेंगे। तो ये नारे इस तरह के वो मारते हैं। लेकिन जो है वो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी वो यही काम करते हैं। और आगे वो कहता है कि पाकिस्तान बेसिकली फेल हो चुका है हाईलाइट करने में कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिकली ऑन द ग्लोबल स्टेज। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता है तो वो कहता है वो तो पहले डबल स्टैंडर्ड्स में है। कश्मीर और फ़लस्तीन की जब बात की जाती है तो ध्यान से कोई बात नहीं सुनता, ना यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज कोई नहीं सुनता, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की बात की जाती है तो वो सीरियसनेस शुरू करवाते हैं, तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स तो पहले ही हमारे सामने हैं। और इसी तरह ये आज की पिक्चर भी है डान की, इसके अंदर भी वो यही बात की है उसने, कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने क्या कर दिया, एंड कर दिया है, ठीक है ना, अपहोल्ड्स एंड ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर हेल्ड कश्मीर। वही जो 370 आर्टिकल हमने डिस्कस किया तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, एब्रोगेट कर दिया है। तो जनाब ये था फिलहाल हल्का सा टच। अब इसके अंदर ओपिनियंस हो सकता है जी आए, फ्यूचर में आएंगे भी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें फिर हम देखेंगे क्या सोल्यूशन हो सकता है जी कश्मीर के इशू का, और पाकिस्तान क्या कर सकता है, इस बारे में कुछ कर सकता है। उन्होंने 370 को अगर ख़त्म कर दिया है तो व्हाट पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान कुछ कर सकता है, या ग्लोबल जो है वो कर सकती है वर्ल्ड, या इसका लीगल स्टेटस क्या है? क्या उनको वाक़ई कर दे मानना चाहिए? इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस तो नहीं उन्होंने की? तो इसको मुख्तलिफ डिमेंशंस में वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा। अपने नेक्स्ट जो ओपिनियंस आएँगे तो फिर इनको वक़्त स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये फैसला बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलत फैसला नहीं है। आगे आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, जो हमारा दूसरा एडिटोरियल है प्रिकली क्वेश्चंस। अब प्रिकली क्वेश्चन के अंदर 18th अमेंडमेंट को डिस्कस किया जाएगा जी, दोबारा से हल्का सा टच दिया जाएगा, ठीक है ना। अब 18 अमेंडमेंट के बारे में बात क्या हो रही है? 18 अमेंडमेंट के बारे में बात ये हो रही है बेसिकली कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इसको डिफेंड कर रही है, और पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इसको रिव्यू करना चाहती हैं। लेकिन उनसे भी जब डिस्कस किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन ये कहता है ये बातें हो क्यों रही हैं, वाई? असल में कहता है कि फेडरल के पास पैसे थोड़े से बच जाते हैं, श्रिंक हो गए हैं, थोड़े हो गए हैं पैसे। और ये मेनली जो है ना सिक्योरिटी सर्कल जो है हमारा है, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका कंसर्न है, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने होते हैं फेडरल से, और फेडरल के पास पहले ही पैसे थोड़े होते हैं, तो फिर उनको भी पैसे थोड़े मिलते हैं। तो इस वजह से अब जो है ना मेन कंसर्न इनका है। तो ये अब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नाम शाम लगा के तो चाहते हैं कि अब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू किया जाए, ताकि ये जो 18 अमेंडमेंट है इसके अंदर कुछ चीज़ें जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, उन चीज़ों को वापस लिया जाए। अब वो चीज़ें क्या हैं वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले एडिटोरियल वाले ने जो बातें की हैं सिर्फ मैं वही करता हूँ। कहता है 18 अमेंडमेंट से ये होगा कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कि निचले तबके तक जो है ना वो पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। प्रोविंशियल जो है सूबे हैं उनकी आज़ादी हो जाएगी। ये कैसे वो कहता है ये भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और इसके अलावा वो कहता है कि इंक्रीज हो जाएगी पब्लिक पार्टिसिपेशन इन स्टेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी एनकरेज, इसको इनकरेज करना चाहिए।
और आगे कहता है फाइनली कि ये जो अमेंडमेंट का जो मसला है ना, इसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना चाहिए कि पार्लियामेंट देखे इसका कि क्या इसका फ्यूचर करना है, इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। इस तरह से बगैर पार्लियामेंट के जो है ना बातें बाहर बाहर करना ये ठीक नहीं है। तो ये अभी इसके ऊपर आ रहा है कि जनाब अली जो आज के एडिटोरियल में उसने लिखा है कि 18th अमेंडमेंट को लेकर जो है थोड़ा सा जो सिक्योरिटी कंसर्न सर्कल है वो चाहता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत ही चीजें चेंज कर दी जाएं। अब आते हैं आगे कि ये आखिर है क्या 18 अमेंडमेंट और इसका रोला क्या है जी। तो इसको समझने के लिए जनाब अली मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं 18 अमेंडमेंट के अंदर, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ जो पैसों की बातें हैं ना वो बताऊंगा जो सबके लिए दर्द सर बना पड़ा है। ठीक है। अब एक टर्म होती है डिविजिबल पूल। पहले आप ये देख लें कि डिविजिबल पूल क्या होता है। डिविजिबल पूल बेसिकली ये होता है कि जनाब यदि पैसे इकट्ठे किए जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स लेकर, इनकम टैक्स लेकर, सेल्स टैक्स लेकर, गुड्स एंड सर्विस एक्साइज अपना एक्साइज पर, और इसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लेकर, ये ऐप जो है ना फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ पैसे इकट्ठे करता है और इसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जितने भी वो पैसे इकट्ठे करता है, अब जितने भी वो पैसे इकट्ठे करेगा ना उन पैसों को बाद में क्या किया जाता है, उसके दो हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा रखती है फेडरल गवर्नमेंट जो कि है 100 में से 42.5 रुपए 2.5 जो रखेगी फेडरल गवर्नमेंट रखेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रखेगी 57.5 रुपीज। ठीक है ना। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इतने पैसे उनमें बांट दिए जाएंगे और इतने पैसे किस में बांट दिए जाएंगे, किसको दे दिए जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट को। पहले ये पैसे कम थे, ठीक है ना, ज्यादा थे। पहले ये थे 57.5 जो पहले जो किसके पास थे, उसके पास थे जनाब ये 52.5% जो थे वो किसके पास थे, फेडरल के पास थे। फिर इसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब ये जो पैसे बांटने का तरीका कारण है इसको कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, एनएफसी अवार्ड। कि इसमें ये देखा जाता है कि अगर ये 100 रुपये आया है तो ये 100 रुपये में से कितने पैसे फेडरल रखेगा और कितने पैसे सूबों को दिए जाएंगे, कितने परसेंट। अब उसके बाद अगले आगे जो है ये चारों के चारे सूबों जो है, पंजाब है, सिंध है, सरहद है, सिंध है, केपे की है और बलूचिस्तान है, फिर इनमें से कितने वो डिवाइड किए जाएंगे। तो ये चीज देखी जाती है। अब ये कौन डिवाइड कर, एनएफसी अवार्ड जो है वो डिफाइन करता है। अब ये एनएफसी अवार्ड क्या है पहले ये देख लें। एनएफसी अवार्ड बेसिकली नेशनल फाइनेंस अवार्ड ही होता है। ये यही काम करता है, पैसे बांटता है कि फेडरल के पास जितने पैसे हैं वो ये बांटता है सूबों के अंदर और कुछ पैसे फेडरल के पास भी। अब ये जो अभी पाकिस्तान में चल रहा है वो है 7th एनएफसी अवार्ड जो कि 2010 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसमें 2010 से 15 तक फर्स्ट टाइम जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इम्प्लीमेंट होना था। अब ये जो एनएफसी अवार्ड है ना ये 18th अमेंडमेंट के तहत जो है ना 7th एनएफसी अवार्ड जो है ना करवाया गया था। यानी कि जो 18 अमेंडमेंट थी ना उसमें जो है ना 7th एनएफसी अवार्ड ने अपग्रेडेशन उसको दी गई 7th एनएफसी अवार्ड में। अब 7th एनएफसी अवार्ड ने क्या किया कि फेडरल के पैसे कम कर दिए और प्रोविंशियल के पैसे ज्यादा कर दिए। अब जो आपकी आर्मी है ना, जो आपकी मिलिट्री है, आपकी स्टैब्लिशमेंट है, आपकी सिक्योरिटी है, वो पैसे लेती है फेडरल से। तो जब फेडरल के पास खुद ही थोड़े पैसे होंगे तो फेडरल क्या करता है, बताता है जनाब इतने पैसे मैंने आईएमएफ को कर्जा देना था वो दे दिए, इतने पैसे मैंने क्या लगा कहाँ पर लगा दिए, मैंने जो है उसके ऊपर क्या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दिए, इतने पैसे मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब मेरे पास 10 रुपये बचे हैं तो फिर ये तुम ले जाओ तो मैं क्या करूंगा, फिर ऐसा करते हैं तुम इतने ले जाओ बकाया मैं काम चला लूंगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फेडरल के पास पैसा थोड़ा होता है, उसको फिर सारे काम करने पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली फिर आर्मी के लिए डिफेंस के लिए पैसे बचते हैं थोड़े। तो अब वो ये चाहते हैं कि जनाब इस जो 2000 ये 18th की जो अमेंडमेंट है ना जो 2010 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसको क्या किया जाए, इसको दोबारा से देखा जाए ताकि इसके जो पैसे हैं ना थोड़े से बढ़ा दिए जाएं ताकि कल को जो डिफेंस का बजट है वो भी बढ़ सके। तो ये है असल जो रोले वाली बात है जिसके ऊपर जो है अब थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। और जाहिर है अब जो आपको पता है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो वो यही चाहते हैं कि इसी के अंदर अंदर ही कुछ हो जाए या उस बंदे को लेकर आया जाए जिसके साथ हमारा ये वादा हो कि जब तुम पावर में आओगे तो थोड़ी बहुत चेंजेस कर दोगे। अब आज ये आ जाते हैं जी एनएफसी वार्ड के ऊपर, आपको हल्का बता देता हूँ। अब एनएफसी वार्ड के ऊपर 42.5% किसको दे दिया, फेडरल को, और बकाया 57.5% किसको दे दिए, सूबों को दे दिए। अब सूबों में से किसको कितने मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे
14.6%, बलूचिस्तान को मिलेंगे 9.9%, पंजाब को मिलेंगे 51.7% और सिंध को मिलेंगे 24.5%। अब ये इनको कैसे मिलेंगे? इनको पैसे देने के लिए उन्होंने 4 पैरामीटर्स रखे हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उस हिसाब से, यानी कि 82% जो है पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पॉवर्टी और बैकवर्ड, जितना जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, बैकवर्डनेस ज़्यादा है, जैसे बलूची पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? पंजाब की, ठीक है, उसको उसके हिसाब से पैसे मिलेगा। बैकवर्डनेस किसकी ज़्यादा है? वो है जनाबी अली पॉवर्टी और बैकवर्डनेस बलूचिस्तान की ज़्यादा, उसको उसके हिसाब से पैसा दिएगा। रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है? सिंध ज़्यादा कलेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर ग्वादर पोर्ट्स हैं और दूसरी भी पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो 5% उसके हिसाब से, 5 पॉइंट समथिंग। और इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो रही है? तो 2.7 उसके हिसाब से। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, इनको देखकर जो है ये एक फार्मूला बनाया गया है और उसके बाद इनके दरमियान पैसे जो हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले जो फार्मूले थे एनएफसी थे, उसमें पहले बनाया गया था पॉपुलेशन का फार्मूला, कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उसने पैसे दे दिए जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरों ने कहा, सिंध ने कहा मैं पैसे ज्यादा कमा के देता हूँ, बलूचिस्तान ने कहा मेरी गुर्बत ज्यादा है, तो इस चीजों को भी उन्होंने कहा कि इसको भी बीच में डालो, तो फिर इनको भी बीच में डालकर सबको मिक्स अप करके तो अब 7th एनएफसी वार्ड बना के तो अब इनके दरमियान पैसे बांट दिए जाते हैं। लेकिन 18 अमेंडमेंट के साथ साथ अब ये भी हुआ है कि इन सूबों को भी ये जो है ना पावर्स दी गई हैं कि ये खुद से भी टैक्स इकट्ठा कर सकती हैं। कई डिपार्टमेंट्स, कई मिनिस्ट्रीज इनको दे दी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर का टैक्स है, ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स है, ये जो अब सूबे खुद भी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये जो मसला बन रहा है ना, इससे क्या हुआ है कि अब फेडरल के पास पैसे नहीं बचते, तो अब वो फेडरल के पास नहीं बचते, तो इसलिए वो चाहते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी डोमेन है वो चाहती है कि इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए। तो ये था आपका सेकंड वाला एडिटोरियल। नो वी मूव टुवर्ड थर्ड एडिटोरियल, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स। इसके ऊपर वो कहता है इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, कहता है जो फेडरल प्लानिंग वाले हैं ना, डेवलपमेंट वाले हम मिनिस्ट्री है, उसने कह दिया रीअप्रोप्रिएशन। बेसिकली रीअप्रोप्रिएशन का जो वर्ड है उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो उसका मतलब होता है टू एलोकेट और असाइन समथिंग इन अ न्यू और डिफरेंट वे। क्रक्स इसका ये है कि एक लगाया जाता है ए प्रोजेक्ट और एक लगाते हैं बी प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट लगाया जाता है लाहौर में और बी प्रोजेक्ट लगाया जाता है, आप ऐसे कह लें, शिवपुरे में, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, लाहौर के अंदर काम हो रहा है और इधर भी काम हो रहा है, ठीक है। इसके तो फॉर एग्जाम्पल आप कर लें 30 मिलियन का जो प्रोजेक्ट था, और ये है इसका कितना, आप कह लें 40 मिलियन का, ठीक है। अब इनको पैसों की जरूरत पड़ गई है उधर, ये है वो वाला जिसके बजट जो है, बजट जिसका अप्रूव है और इसका बजट अभी अप्रूव नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इसको पॉलिटिशियंस रोक देंगे, रोक कर इसका जो 30 मिलियन है उसको यहाँ पर लगा देंगे, तो ये बीच में ही रुक जाएगा, अड़ाई का अड़ा रह जाएगा। अब इस पे क्यों लगा देंगे, ताकि जो है इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, तो यहाँ से जीतना जरूरी है। ये हल्का किसका, मरियम नवाज का है, ये हल्का किसका है, हमजा शहबाज का है, तो यहाँ पर वोट जरूरी चाहिए। ये किसका है, कोई पता नहीं, जिसका भी है वो हमारी पार्टी का, उसे कहती है बस तू चुप कर जा, तेरा बाद में काम कर लेंगे। तो ये से होता है, यहाँ से प्रोजेक्ट से पैसा इसको बंद किया, ये आपने देखा कितने कितने साल प्रोजेक्ट्स बंद रहते हैं, तो होता है कि उनका पैसा डिवर्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज को जो है आपके जो फेडरल प्लानिंग डेवलपमेंट है उसने कहा कि ये काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं ऐसा कोई काम भी करना, ताकि जो प्रोजेक्ट्स भी शुरू हैं वो अपने टाइम पर मुकम्मल हों, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। इसके ऊपर वो बात करता है और बताता है कि पाकिस्तान में ऐसा इतना हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट जो बजट के तहत लगाए गए हैं ना, तो उतने पैसे जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना हमारे रनिंग में, जो बंद पड़े हैं, अगर उन सबको भी हम चलाना शुरू कर दें तो अगले 14 साल तक हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उनको मुकम्मल कर सकें। तो कहता क्या कहता है, फेडरल जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ना, उसने डिसीजन लिया है फंड्स का, कि फंड्स जो है ना वो रोक दें, ठीक है ना, इधर उधर ना लगाएं। बैन कर दिया कि डिवर्ट करना मनी को एक बजट स्कीम से टू अनफोल्ड वंस अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, एंड जो मैंने आपको बात पीछे बता दी है कि इस चीज़ को उन्होंने बैन कर दिया है कि वो वाली स्कीमें जिनको बजट में पैसा दिया गया था उसको क्या करना, उन स्कीमों के ऊपर लगाना जो अनफंडेड है, ठीक है ना। क्यों लगाना, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। तो कहता है आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना पाकिस्तान के, वो अनअफोर्डेबल है राइट नो, ठीक है ना, एंड शुड बी रीअसेस्ड, उनको असेस किया जाए। और बताती क्या है वो आईएमएफ की रिपोर्ट, वो ये कहती है कि जो टोटल कॉस्ट है ना फिनिशिंग द प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए जो आपके अभी चल रहे हैं, वो है 10.8 ट्रिलियन,
और वो क्या है, मोर देन है 14 टाइम्स द अलोकेशन ऑफ 7 बिलियन फॉर द ईयर ऑफ 23। यानी कि जो बजट चल रहे हैं अभी फॉर जो आपका फिजिकल ईयर 22 था, उसमें क्या किया गया था, 727 बिलियन रुपीस रखे गए थे किस काम के लिए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। लेकिन हकीकत में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो है 10.7 ट्रिलियन, मतलब कि 14 टाइम उनकी जो है ज्यादा है वैल्यू। तो वो पैसे अब कहाँ से आएंगे? तो कहता है कि इससे वो आगे वो जाकर कहता है कि अगर यही वाले जो एनुअल डेवलपमेंट बजट रिमेन द सेम, ठीक है ना, एंड कोई जो नया प्रोजेक्ट कहता है ना लगाएं आप, कोई भी नया प्रोजेक्ट आप ना लगाएं, तो जो लगे हुए हैं जो बंद पड़े हैं सिर्फ उनको भी मुकम्मल करें ना, तो ये काम करने के लिए भी आपको 14 साल चाहिए अभी। ठीक है, तो अब कोई भी ना लगाएं नया। लेकिन कहता है इसके बावजूद नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, और उसकी एग्जांपल देता है कि अभी जो है इसी साल एक नया जो बजट जो है वो प्रोजेक्ट का वो कितना है था, 2.3 ट्रिलियन नया जो है वो बजट दे दिया गया। हालांकि हमारे पिछले जो है वो बंद पड़े गए। अब ये चीजें सारी क्यों होती हैं? ये होती हैं इसलिए कि हम जो है ये प्रोजेक्ट ये लगाया, वो जैसे मैंने बताया, तो उसके पैसे दूसरे पर लगा दिए और वो वहां पर बंद का बंद ही रह गया। तो ये डिवर्ट कर देते हैं हम लोग मनी को, जिससे मना किया गया है। तो कहता है इसकी क्या रीजंस क्या है, इसकी कहता है पॉलिटिकल रीजंस हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर होता है मुख्तलिफ लॉबीज का। तो इसके अलावा कहता है कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जहां पर वीक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उनके प्रोजेक्ट्स रोककर पैसे खर्च कर दिए जाते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप शेखुपुरे से उठाकर पैसा लाहौर में लगा दें। तो इस तरह के काम किए जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं, डिले होते हैं, और कई दफा तो आपको मुल्क को बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो आप लोगों के जाया भी हो जाते हैं। सो जी, ये रहा आपका 2 डे लेक्चर। इसमें हमने जो एडिटोरियल्स थे उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया गया है। अब आपके रह गए हैं ओपिनियंस, और उन ओपिनियंस को इंशाल्लाह उनको एनालाइज करने के बाद जो है स्टेप बाय स्टेप मैं जो है उनको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। एंड जस्ट डोंट वरी, ठीक है ना, कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर हाउ यू लर्न एंड एवरीथिंग इज ओके। एंड जी हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।